गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें कुछ टर्म है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो आज बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मीनिंग जानते हैं। जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर मोशन क्या होगा? व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ देन मोशन इज नोन एज व्हाट? सर्कुलर मोशन। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट तो क्लियर ही है कि ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। फिर बच्चों सर्कुलर मोशन को हम डिवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं बच्चों, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। स्पीड वेरिएबल, इसमें स्पीड वेरिएबल होगी। जब सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड क्या रहे? सेम, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड वेरी करे, चेंज करे, इंक्रीज या डिक्रीज करे तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। देखो यहाँ वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगा। सपोज करो ये पार्टिकल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे बच्चों टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो चेंज होगा ही। तो वेलोसिटी से डिफाइन नहीं हो गए, ये स्पीड से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। अब बच्चों सर्कुलर मोशन में कुछ टर्म है जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? एक रोटेशन को या एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन और रिवॉल्यूशन। एक रोटेशन या एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। फिर बच्चों इसमें बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को न्यू से या एफ से लिखेंगे। टाइम का ऐसा यूनिट आपको पता ही है, सेकंड में ही डिनोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक सेकंड में कितने रोटेशन हो जाएंगे। एक सेकंड में आपने 10 रोटेशन कर लिए तो फ्रीक्वेंसी 10, एक सेकंड में 15 रोटेशन कर लिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी 15। तो इट मींस नंबर ऑफ रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर सेकंड। बच्चों एक सेकंड में आपने कितने रोटेशन या रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है। टाइम पीरियड होता है 1 by फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होगा बच्चों, एसआई यूनिट, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी को HZ में मेजर करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कई जगह बच्चों आपको आरपीएस में मिलेगा, आरपीएम में मिलेगा। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट।
तो आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या आरपीएम भी होगा रिवॉल्यूशन पर मिनट, लेकिन इसका ऐसा यूनिट आप हर्ट्ज लिखेंगे। हर्ट्ज आरपीएस और हर्ट्ज सेम है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड को ही हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, राइट। तो ये इसकी यूनिट है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी कैसे हुआ। देखो कैसे, मान लेते हैं आपने 20 रोटेशन बनाए 1 सेकंड में, आपने 20 रोटेशन कंप्लीट किए 1 सेकंड में, तो आपका फ्रीक्वेंसी 20 हो गया। तो टाइम पीरियड क्या होगा, एक रोटेशन का टाइम कितना आ जाएगा 1/20 सेकंड। तो ये टाइम पीरियड आ गया ना, और 20 फ्रीक्वेंसी है, तो 1/फ्रीक्वेंसी t 1 ही हुआ। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको बेसिक टर्म क्लियर होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब बच्चों हम कुछ और बेसिक टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको थीटा से डिनोट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे बच्चों सर्कुलर पाथ में जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, रेडियस आर, एंगल थीटा, और ये आर्क हो गया एल। तो जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो हम जितना भी एंगल कवर करते हैं 10 डिग्री 30 डिग्री, तो ए से बी तक आपने कितना एंगल कवर किया, थीटा। तो ये एंगल ही आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल कवर्ड बाय बॉडी। तो बॉडी जितना एंगल कवर करती है किसी पर्टिकुलर टाइम में उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। बच्चों एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। एंगल को हम कैसे लिखेंगे, एंगल को लिखेंगे आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल थीटा आर्क एल रेडियस आर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका एंगल, वही जो प्लेन एंगल हमने फंडामेंटल में डिस्कस किया था, आर्क अपॉन रेडियस से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर आपसे पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा से लिखते हैं, इसका दूसरा नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो, लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंगल अपॉन में टाइम, थीटा बाई टी। ऐसा यूनिट लिखो एंगल का रेडियन और टाइम का सेकंड, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस ओमेगा लिखना हो डी थीटा बाई डी टी लिखेंगे। एवरेज ओमेगा लिखना हो टोटल एंगल अपॉन टोटल टाइम लिखेंगे। नॉर्मल आपको यूनिफॉर्म ओमेगा लिखना हो तो कितना एंगल कवर किया अपॉन में टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस डी थीटा बाई डी टी, एवरेज टोटल एंगल अपॉन में टोटल टाइम। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। अब बच्चों एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन भी होता है। अब मैं वी और आर में रिलेशन बना देता हूं। रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, सॉरी, लीनियर वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्या रिलेशन होगा, ध्यान से देखना, एक ही लाइन में प्रूव हो जाएगा। ओमेगा क्या हो गया, एंगल अपॉन में टाइम हो गया, ठीक है। आपको वी बनाना है, एल से मल्टीप्लाई कर लो, एल से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो बच्चों एल बाई टी क्या हो जाएगा, ए से बी तक का डिस्टेंस है एल और टाइम मान लेते हैं टी, तो ये स्पीड हो जाएगा एल बाई टी। ध्यान से देख लो, एल से मल्टीप्लाई एल से डिवाइड, ये एल बाई टी हो जाएगा वी। तो क्या बन गया, वी
थीटा बाई एल, ठीक है। अब देखो थीटा बाई एल, एल बाई थीटा को क्या लिख सकता हूं, या थीटा बाई एल को क्या लिख सकता हूं, 1/r। थीटा बाई एल को, थीटा बाई एल को 1/r, तो ओमेगा आ गया v/r, और v आ गया बच्चों r ओमेगा। ये रिलेशन आ गया बच्चों लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में। एंगुलर स्पीड को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर स्पीड आ जाएगा v इक्वल्स टू r ओमेगा। अब इसी को हम वेक्टर फॉर्म में भी देखें, अगर ये v आ गया, इन वेक्टर फॉर्म बच्चों ये लिखा जाता है ओमेगा क्रॉस r, ये ध्यान रखना। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाता है ओमेगा क्रॉस r। इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पे आ जाए, जैसे ये सर्कल है, इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के लिए r वेक्टर बनाओ, ओरिजिन से r वेक्टर बनेगा इधर, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो स्पीड बनेगा टेंजेंट ऐसे, और ओमेगा किधर होगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सब की डायरेक्शन चेक करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, थंब किधर होगा, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, आउटवर्ड ही एंगुलर वेलोसिटी होगी, आउटवर्ड ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो जितने भी ये एंगुलर पैरामीटर हैं, इन सब का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं, ठीक है। तो आपका एंगुलर वेलोसिटी इधर, ओमेगा इधर आ जाएगा। अब चेक करके देखो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा ये हो गया और आर ये हो गया, तो बच्चों ओमेगा क्रॉस आर वी आ जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस आर करने से वी आ जाएगा। तो आर वेक्टर बनता है ऐसे, वी सर्कल में बनेगा टेंजेंट, ओमेगा या तो आउटवर्ड होगा और ऐसे रोटेट करेगा तो इनवर्ड होगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब भी वी को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ओमेगा क्रॉस आर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। डिफरेंशिएशन की फॉर्म में जितने भी फॉर्मूले लिखे जाते हैं वो सब इंस्टेंटेनियस के, या एवरेज लिखना हो अल्फा एवरेज, टोटल ये और टोटल ये, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, ऐसा यूनिट चेक करो, ओमेगा का क्या है था, रेडियन पर सेकंड, टाइम है ऑलरेडी है, सेकंड ये हो जाएगा। तो बच्चों कितना आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा की ऐसा यूनिट, अल्फा का मीनिंग, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन भी होता है बच्चों, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड अल्फा, ए और अल्फा में रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। यहीं से बना देते हैं। ए आपका क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो देखो अल्फा है डी ओमेगा बाई डी टी, होता है ना, वी नो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अभी प्रूव किया है, ओमेगा हो जाएगा वी बाई आर, तो बच्चों ओमेगा हो जाएगा वी बाई आर। बोलो, आर तो कांस्टेंट है रेडियस, तो 1/r कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, डी वी बाई डी टी। बोलो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए, तो अल्फा हो जाएगा ए बाई आर, ए कितना हो गया, अल्फा आर। तो एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करने से लीनियर वेलोसिटी आती है, एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करने पर एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। डायरेक्शन वैसे ही अल्फा क्रॉस आर होगा, अल्फा क्रॉस आर से दी जाएगी। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे अल्फा क्रॉस आर, और इनमें 90 डिग्री का एंगल है, सोल्व करेंगे तो ए बी साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड जो आता है क्रॉस में वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो आपकी बेसिक टर्म क्लियर हो गई।
अब हम बढ़ते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या है और उसका डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी बोल सकते हैं आप, लीनियर एक्सेलेरेशन सर्कल में जो होगा, अभी आपको क्लियर नहीं होगा। अब आ जाओ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। बच्चों जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो समझ लेना उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। इट इज द एक्सेलेरेशन which is required to move a body in circular path. It is the acceleration which is required to move a body in a circular path. किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो भी एक्सेलेरेशन चाहिए उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए एक एक्सेलेरेशन चाहिए बच्चों, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऐसे होता है जैसे कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है ऐसे, तो किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो जो AC होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, और AC का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो v²/r होगा। v आपकी स्पीड है और r रेडियस है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑलवेज v²/r। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों में सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का डेरिवेशन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जैसे कोई सर्कल है उसका मैंने एक पार्ट बनाया है, 1/3 1/4 जो भी आपको नजर आ रहा है, ध्यान से समझना, नहीं समझ नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो P से Q जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, P से Q जा रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है और ये उसका सेंटर है O, और वो ऐसे मूव कर रहा है P से Q। P से Q जाने में उसको कुछ टाइम भी लगेगा और कुछ एंगल भी कवर करेगा। P का पोजीशन वेक्टर बना रहा हूं, ध्यान से समझना, R वेक्टर, और Q का पोजीशन वेक्टर बना रहा हूं R' वेक्टर। समझ गए, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बनते हैं, और P से Q बनेगा, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये बनेगा डेल्टा R वेक्टर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट P से Q घूम जाएगा कितना एंगल कवर करेगा, डेल्टा थीटा, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। फिर P पे वेलोसिटी देखेंगे तो P का वेलोसिटी ऐसे होगा टेंजेंट, इसको v1 लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे जो वेलोसिटी होगा टेंजेंट वो इधर होगा, इसको v2 से लिखते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 इन दोनों का वैल्यू तो है सेम। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r' का मैग्नीट्यूड, और ये भी रेडियस के बराबर है। देखो ये दोनों रेडियस हैं, लेकिन ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, लेकिन वेक्टर वाइज डिफर कर रहे हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, ठीक। इस वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो गई, लेकिन स्पीड सेम है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। फिर मैंने क्या किया, इस v की डायरेक्शन को आगे बढ़ाओ, तो बच्चों ये बन गया आपका v1, यहां बना दिया। ये v2 का डायरेक्शन है,
ये बन गया v2। अब ध्यान से देखो, जो r है वो v1 के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। v2 है वो r डैश के परपेंडिकुलर है क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है 90 डिग्री पे। तो v और r परपेंडिकुलर रहेंगे हमेशा। ऐसे ही डेल्टा r के परपेंडिकुलर आएगा डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी। तो वो चेंज इन वेलोसिटी इधर बनने वाला आपका डेल्टा v। और डेल्टा v क्या होगा, ये डेल्टा r के परपेंडिकुलर ही होगा ये। और बच्चों जिस साइड चेंज इन वेलोसिटी होगा एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी आप हमेशा देखोगे सेंटर की तरफ ही मिलेगा, कैसे भी फिगर बना लो। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डेल्टा वी कैसे आएगा। चलो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, ठीक है। अब देखो डेल्टा वी और प्लस में v1, डेल्टा वी प्लस v1 ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये v2 के बराबर हो जाएंगे अगर इस वैल्यू को इधर ले आऊं तो। नहीं, तो यहाँ पे आपका वेक्टर लो सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रायंगुलर लो। तो बच्चों ये बन गया। इसमें दो डायग्राम और बनेंगे, पहले मैं डेरिवेशन कर लेता हूं, उन दो डायग्राम को बाद में देखेंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 90 180 तो ये हो गया। ये डेल्टा थीटा है तो ये कितना हो गया 180 माइनस डेल्टा थीटा, क्वाड्रिलेटरल बन गया ये PQOA। ये डेल्टा 180 माइनस डेल्टा थीटा, तो ये डेल्टा थीटा ही बन जाएगा, ठीक है। अब मैं दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ABC और एक PQO। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल PQO एंड ABC, जब भी ट्रायंगल लिखना हो बच्चों साइड का रेशियो लिखना है। तो साइड का रेशियो कैसे लिखोगे आप, तो साइड का रेशियो कैसे आ जाएगा बच्चों, इधर डेल्टा थीटा के सामने है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, समझ आ गया, क्योंकि एक एक एंगल सेम है। अब ये एंगल सेम है, ये दोनों साइड भी बराबर है, तो इनके सामने के एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली स्पीड वाइज ये भी सेम है v1 v2, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो तीनों एंगल बराबर हो गए ना भाई, ये एंगल इक्वल है। सपोज करो ये 30 डिग्री है, तो ये टोटल 150 बन गया, 75 75। ऐसे ये 30 है तो ये भी 75 75, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो बोथ आर सिमिलर, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए बच्चों साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल। यहाँ थीटा के सामने डेल्टा वी, यहाँ डेल्टा आर, उसकी साइड ले लो, कोई भी एक ले लो, v1 ले लो, इसकी ले लो, r ले लो, कोई भी ले लो। इतना समझ आ गया। ये डेल्टा v आ गया, ये डेल्टा r आ गया। v1 का मैग्नीट्यूड v और r का मैग्नीट्यूड r, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, डेल्टा v, ये v बाई r, डेल्टा r का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों बोथ साइड टाइम से डिवाइड कर दो, यहां से भी डेल्टा t से डिवाइड कर दो, यहां भी डेल्टा t से डिवाइड कर दो, और लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, और यहां भी लिमिट लगा दो डेल्टा t टेंस टू 0। लिमिट लगाने से क्या होता है, जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है वो डिफरेंशिएशन में बदल जाता है। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 का मतलब है टाइम बहुत कम है, तो डेल्टा r भी बहुत कम होगा। और स्मॉल क्वांटिटी को, होल को मैं किस में रिप्रेजेंट करूंगा, dv बाई dt में रिप्लेस कर दूंगा। तो ये v बाई r आ गया, ये हो जाएगा dr बाई dt। इतनी बात समझ आई। टाइम बहुत कम है तो उस टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा डेल्टा आर वो भी बहुत कम होगा, और बहुत कम डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा नहीं डी से डिनोट करेंगे। dv बाई dt बच्चों a, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और dr बाई dt हो जाएगा v। बोलो dr बाई dt v तो होगा पोजीशन वेक्टर का, dr बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ac कितना आ गया, v स्क्वायर बाई r आ गया। यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। अब कई बुक में एक दो डायग्राम और भी मिलेंगे,
बस मैं एक और बना देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। फाइनली होगा क्या बच्चों, किसी एक पॉइंट पे देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे देख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऐसे होगा और वेलोसिटी ऐसे होगा और आर वेक्टर ऐसे होगा। आर ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन की तरफ होगा। तो जैसे चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी सेंटर की तरफ ही होगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल सिमिलर हमने किए हैं। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो उसमें दो एक्सेलेरेशन होते हैं। तो मैं दोनों एक्सेलेरेशन की बात कर रहा हूं, एसी की और एटी। अब बच्चों आपको हल्की सी झलक दिखाता हूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म में तो एक ही एक्सेलेरेशन होता है एसी, नॉन यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है उसमें दो एक्सेलेरेशन होंगे। अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वी वेक्टर हमने पढ़ा था ओमेगा क्रॉस आर होता है। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में हमने रिलेशन बनाया था ओमेगा क्रॉस आर। इसे डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी टी आ जाएगा। एक बार ओमेगा को छोड़ दो, आर का कर दो, एक बार ओमेगा का कर दो, आर को छोड़ दो। जब दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो ऐसे ही होता है, ठीक है, एक को करके एक। तो एक बार हमने आर का कर दिया, डी वी बाई डी टी, अब ये नेट एक्सेलेरेशन आ गया आपका, डी आर बाई डी टी बच्चों हो गया वी, ठीक है। डी ओमेगा बाई डी टी हो गया एल्फा। अब ध्यान से देखो, दो एक्सेलेरेशन आ गए, एक तो ये नेट एक्सेलेरेशन हो गया, ये तो आपका एसी है और ये आपका एटी है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलेरेशन होंगे। अब आपको कैसे पता चला ये एसी या एटी है, वो दिखा देता हूं। पहले एसी को देख लेते हैं। एसी मैंने किसको लिखा है, ओमेगा क्रॉस वी को, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले लो, ओमेगा वी साइन थीटा, साइन 90, और जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। ओमेगा और वी में 90 डिग्री का होता है ना, ओमेगा आपका बाहर की तरफ होगा और वी टेंजेंट होगा। तो ये एसी आ गया, और ओमेगा को लिख सकते हैं वी बाई आर, साइन 91, तो एसी कितना आ गया, वी स्क्वेयर बाई आर। ये ओमेगा को वी बाई आर लिख सकते हैं क्योंकि वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। यहां पे आ जाओ, एटी क्या हुआ है, एल्फा क्रॉस आर हो जाएगा। एल्फा भी आर के परपेंडिकुलर ही होगा, आर ऐसे होगा, एल्फा बाहर होगा या अंदर होगा। इसका मैग्नीट्यूड लिखो, एल्फा आर साइन 90, और जो यूनिट वेक्टर आता है एन कैप वो 1, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो 80 कितना आ जाएगा, एल्फा इंटू आर, ये मैंने पढ़ा है, बोलो। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलेरेशन होते हैं, एसी और एटी। अब इन दोनों को समझें आप। एसी तो बच्चों क्या करता है, डायरेक्शन बदलता रहता है, और एटी का काम होता है स्पीड को बढ़ाने का। तो यूनिफॉर्म में तो केवल डायरेक्शन बदलती रहेगी, वेलोसिटी की सर्कल में रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन भी बदलती रहेगी, मीन सर्कल में घूमता रहेगा, और स्पीड भी बढ़ती रहेगी। तो नेट जो एक्सेलेरेशन बनेगा वो आपका कुछ ऐसे बनेगा, एटी ऐसे बनता है बच्चों, और एसी ऐसे बनता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ऐसे बनता है एल्फा डिग्री पे। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलेरेशन होंगे, ये ए नेट होगा। तो ए नेट का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये एसी का स्क्वायर और एटी का स्क्वायर उसका रूट होता है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा एसी और एटी में 90 डिग्री का होता है। एटी का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा टेंजेंट, अगर डिक्रीज हो रही है तो एटी क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के बच्चों आपको इतना समझ आया, अगर आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है तो सर्कुलर मोशन,
अगर स्पीड बदल रहा है सर्कुलर मोशन में तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। वेलोसिटी हमेशा ही बदलेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि डायरेक्शन बदलता रहेगा, टेंजेंट से डायरेक्शन आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन रहेगा AC, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें AC भी होगा और AT भी होगा। AC केवल डायरेक्शन चेंज करता है और AT स्पीड चेंज करने के काम आता है। ठीक है, तो आई होप आपको सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।